देखिए बीकॉम 5th सेमेस्टर कॉमर्स का पेपर है, मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इंडिया पार्ट 1। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व करने चल रहे हैं। यहाँ से जो प्रश्न पूछे गए हैं बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और इसका पेपर कोड जो है वो ये कॉमर्स का 310 है और ये जो है 5th सेमेस्टर है। ठीक है, और इस पेपर का नाम है मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया पार्ट 1। ठीक है, अब हम लोग इसमें जो आए हुए प्रश्न हैं उनको देखते हैं। देखिए प्रश्न बहुत अच्छे पूछे गए हैं और इसी तरीके के प्रश्न जो है परीक्षा में बनते हैं। ठीक, तो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है बैंक इसमें से भूमिका निभाते हैं। कौन सी भूमिका निभाते हैं? पूंजी निर्माण का काम करते हैं, पूंजी गतिविधि, कैपिटल मूवमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन और मैनेजिंग फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा का प्रबंध भी करते हैं क्योंकि आरबीआई को आप देखेंगे तो वो फॉरेन जो है करेंसी है उसको जो है रिजर्व करने का काम भी करता है। ठीक है, तो इसमें से ये बैंक जो है सभी करते हैं। ठीक है, और फिर आप देखेंगे दूसरा प्रश्न पूछा गया है, केंद्रीय बैंक जो है विदेशी मुद्रा कोष का क्या होता है? तो संरक्षक होता है, जैसा कि अभी हमने आपको ऊपर बताया है। अब जान ही रहे हैं, यहाँ पर पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग चलते हैं। यहाँ पर कुछ और इंफॉर्मेटिव जो है फैक्टों को जानते हैं। केंद्रीय बैंक का नाम आप सभी जानते हैं, आरबीआई है। ठीक है, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो एक्ट 19 जो है जो 34 का था उसके अकॉर्डिंग जो है 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, आरबीआई की स्थापना होती है। 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है और ये निजी पूंजी के माध्यम से होती है, 5 करोड़ की पूंजी के माध्यम से होती है और इसका जो है राष्ट्रीयकरण यानी कि 1 जनवरी 1949 को किया जाता है। तो यानी कि केंद्रीय बैंक जो है, जो देश का केंद्रीय बैंक है जिसे हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, बैंकों के बैंक के नाम से जानते हैं, ये पहला राष्ट्रीयकृत बैंक है। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले राष्ट्रीयकरण जिस बैंक का किया गया था वो था आरबीआई। जो लगी हुई पूंजी थी वो सभी पूंजी सरकार ने जो है 122 रुपये 50 पैसे के दर से शेयर से खरीद लिया था और उसके बाद जो है यानी कि ये जो है सरकार का बैंक हो गया था। तो केंद्रीय बैंक को हम बैंकों का बैंक भी कहते हैं, सरकार का बैंक भी कहते हैं और ये यानी देश का केंद्रीय बैंक है। तो इसलिए जो है हम लोग जो है इसको यानी बैंकों का बैंक के नाम से भी जानते हैं। अब वित्त की भूमिका की बात किया जाए तो वित्त की भूमिका कौन निभाता है? रोल ऑफ फाइनेंस इज, तो ये किसके लिए होती है? तो व्यवसाय की स्थापना करने के लिए, व्यवसाय के संचालन के लिए, अनुसंधान एवं विकास कार्य के लिए, उपर्युक्त सभी, यानी ये सभी कार्य के लिए होती है। अब ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है, भारत में मुद्रा आपूर्ति का माप है। ठीक है, तो भारत में मुद्रा आपूर्ति की जो 4 मापें थी वो थी, बाद में M4 की अवधारणा को ख़त्म किया गया था। इसके जगह पर H0 या M0 की अवधारणा को लाया गया था, जिसे हाई पावर सप्लाई ऑफ मनी के नाम से जानते हैं। हम लोग M1 को जानते हैं, नैरो मनी, ये संकुचित मुद्रा है। इसमें जो है C + DD और प्लस OD जो है सम्मिलित होता है, यानी करेंसी जो हमारा डिमांड डिपॉजिट है वो, जो अदर डिपॉजिट है वो, और ये नैरो मनी है। दूसरा M2 को हम M1 से बड़ा मानते हैं, इसमें बस M1 के साथ प्लस हम लोग SD जोड़ देते हैं तो M2 की अवधारणा हो जाती है। M3 को हम लोग ब्रॉड मनी मानते हैं, विस्तृत मुद्रा। इसमें जो है M1 के साथ टाइम डिपॉजिट ऐड हो जाता है, तो M1 के साथ जब हम TD ऐड कर देते हैं टाइम डिपॉजिट तो ये होता है ब्रॉड मनी M3। तो इसलिए यहाँ M4 दिया गया है, M4 की संकल्पना को हटा दिया गया है। इसलिए यानी कि M1, M2 और M3 के आधार पर ही हम लोग जो है मुद्रा की माप, आपूर्ति की माप करते हैं। और इसमें अगर M4 की जगह M0 या H0 होता तो ये डी वाला ऑप्शन सही होता। ठीक है, अब फिलहाल जो है जिन लोगों ने प्रश्न को बनाया है वो लोग जो है इसको एक बार पुनः देख लेंगे क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन दिए हैं। तो ये ऑप्शन यानी कि C सही होगा क्योंकि M4 की जगह H0 या M0 की अवधारणा आएगी। अगर इसको भी इंक्लूड करेंगे तो फिर जो है क्वेश्चन का आंसर D सही होगा, लेकिन M4 की अवधारणा समाप्त हो गई है काफ़ी समय पहले 1976 में, और उसके बाद M0 या H0 की अवधारणा आई है, जिससे हम लोग इसको M0 या H0 को हम लोग जानते हैं हाई पावर सप्लाई ऑफ मनी, हाई पावर सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, उच्च शक्तिमान मुद्रा के नाम से। चलिए
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो प्रश्न पूछा गया है, देखिए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो देखिए इस प्रश्न का आंसर हमने इसके पहले ही बता दिया, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया है। अब अगर आरबीआई के कुछ और पॉइंटों की बात किया जाए तो हम लोग जो है इसे बैंकों का बैंक के नाम से जानते हैं। इसका राष्ट्रीयकरण जनवरी 1949 में हुआ था और इसका पहला अध्यक्ष बात किया जाए 1935 में इसका पहला अध्यक्ष सर ऑसबोर्न स्मिथ को बनाया गया था। सर ऑसबोर्न स्मिथ, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ये अभी आप जान रहे हैं, मल्होत्रा को बनाया गया है। संजय मल्होत्रा जो है इसके जो है वर्तमान जो है अध्यक्ष यानी कि गवर्नर है, सॉरी अध्यक्ष नहीं गवर्नर है। अब देखिए साख नियंत्रण का उद्देश्य क्या होता है? तो क्रेडिट कंट्रोल जो है, जैसे हम लोग मान रहे हैं सप्लाई ऑफ मनी है, ठीक है, ये जो है क्या है 1/RR, ठीक है, रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो अगर हम रिजर्व रेशियो में कमी करते हैं तो सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है, बढ़ जाती है। रिजर्व रेशियो का मतलब क्या है, CRR प्लस SLR, ठीक है। तो अब सभी जानते हैं ये कैश रिजर्व रेशियो है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये दिया गया है, इसका क्या पर्पज होता है? इसका पर्पज यही होता है कि प्राइस को स्टेबिलिटी करना है, ठीक है, ब्याज दर में कमी हो, ठीक है, इंटरेस्ट रेट को जो है हम लोग डाउन कर देते हैं, इंटरेस्ट रेट को क्या करते हैं यानी कि इसको कंट्रोल करते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं, जिससे कि यानी कि क्रेडिट कंट्रोल को जो है क्या किया जाए, यानी कि ये जो है काम करने में यूज किया जाए, क्योंकि क्रेडिट कंट्रोल आरबीआई का काम है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कंट्रोल करती है और कॉमर्शियल जो बैंक हैं, व्यापारिक बैंक हैं, वो क्रेडिट को जो है क्या करती है, क्रिएट करती हैं, ठीक है। तो साख नियंत्रण करने किसका काम है, आरबीआई का काम है। तो घाटा को कम करना उपर्युक्त में से सभी, ठीक है, तो इसमें सभी होगा। अब ये CRR का पूर्ण रूप क्या है? तो अभी हमने जैसे आपको बताया कैश रिजर्व रेशियो, क्योंकि RR में दोनों सम्मिलित होते हैं, रिजर्व रेशियो में दोनों होंगे, CRR और प्लस SLR, कैश रिजर्व रेशियो और SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। CRR का मतलब क्या है, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो का मतलब है कि यानी कि न्यूनतम आरक्षित जो है केंद्रीय बैंक के पास सभी जो व्यापारिक बैंक हैं या जिनको हम कह सकते हैं अनुसूचित बैंक हैं, जो आरबीआई के अनुसूची 2 में लिस्टेड है, उनको जो है यानी कि नगद रूप में कुछ पैसा जो है आरबीआई के पास रखना ही रखना होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग रिजर्व रेशियो बोलते हैं। और कुछ जो SLR होता है वो बैंकें अपने ही पास रखती हैं, बट वो आरबीआई के परमिशन के हिसाब से चलती है, गोल्ड के रूप में रखा जाता है। इनमें से कौन सी मौद्रिक नीति का नीति नहीं है, ठीक है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी यानी कि जो बनाई गई है वो किस पर्पस से बनाई गई है? तो इस पर्पस से बनाई गई है कि वो यानी क्या कर सके, आर्थिक विकास कर सके, प्राइस को स्टेबल कर सके, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो है विनिमय दर में क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट और टैकिंग फॉरेन लोन्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो विनिमय दर में स्थिरता है वो ला सके, क्योंकि आरबीआई का काम है। और ये फॉरेन लोन्स, विदेशी ऋण लेना, ये जो है क्या बोलते हैं, इसलिए जो है ये क्या बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का ये यानी यहाँ पर इंडिया में जो है इसका ये यानी पॉलिसी नहीं है, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? ये तो सभी लोग जानते हैं क्योंकि सभी के पास एटीएम है, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। फिर आप देखिए पिन का पूर्ण रूप क्या है, PIN, ठीक है, पर्सनल इंडेक्स नंबर। यहाँ पिन पूछा है, पिन, ठीक है, पैन नहीं पूछा है, PAN नहीं पूछा है, ठीक है। तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं होगा, पिन होगा, यानी पर्सनल इंडेक्स नंबर, ठीक है। जैसे जब आपने देखा होगा पिन कोड लिखते हैं PIN, ठीक है। तो ये अब देखिए यहाँ IFSC में कितने अक्षर और अंक होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, IFSC में कितने अक्षर और अंक होते हैं। तो चलिए इसका मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूँ। जैसे जो IFSC कोड होता है, आपने देखा होगा कि कोई भी बैंक होगी पहले वो अपने नाम के अक्षर लिखती है, फिर उसके बाद जो है अपने जो है डिजिट, यानी पहले जो है क्या बोलते हैं, क्या होता है, लेटर्स होते हैं, फिर डिजिट होता है। जैसे SBI का मैं आपको बताऊँ, जैसे मान लो SBI
SBI बैंक है तो SBI, फिर उसके आगे N लिखा होता है, फिर 3 डिजिट होता है, फिर उसके बाद जो है मान लो क्या है उसका जो भी ब्रांच कोड है या जो भी है, फिर उसके आगे वो लिखता है। जैसे मान लो ये है 1621, ठीक है। तो अब आप इसको देखिए जो है कितने नंबर हो गए हैं, जोड़िए 2 4 6 8 10 11, यानी जो IFSC कोड होता है वो जो है इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो लास्ट में शायद जो ब्रांच कोड होता है वो आता है, और पहले जो है SBI जो यानी जो भी बैंक होता है उसका यानी कि लेटर होता है, बीच में कुछ जो है डिजिट होता है, ठीक है। तो इसमें कितने हैं 11, यानी कि ये वाला आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब ये देखिए कौन सा एक प्रकार क्रेडिट कार्ड है, कौन सा एक प्रकार क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। तो ये क्रेडिट कार्ड कई प्रकार के होते हैं, जैसे 8-9 तरीके के क्रेडिट कार्ड होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ट्रैवलिंग कार्ड अलग होता है, फ्यूल कार्ड अलग होता है, बहुत सारे हैं। तो गोल्ड है, सिल्वर है, कांस्य है, वो रेटिंग के हिसाब से आपको कार्ड जो है इशू हो जाता है। फिर आगे देखिए क्रेडिट कार्ड को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो जो भी क्रेडिट कार्ड्स होता है उसको हम लोग प्लास्टिक मनी के नाम से जानते हैं, ठीक है। पेपर मनी होता नहीं है, ठीक है। मेटालिक मनी नहीं होता है, कागजी मुद्रा जो है आप पेपर मनी है, और उसके बाद मेटालिक मनी है, जो सिक्के हैं वो आपके मेटालिक मनी है, ठीक। आगे आप देखिए कौन सा एक प्रकार का चेक है, ठीक है। तो चेक ये सभी हैं, जैसे बियरर चेक होता है, ऑर्डर चेक होता है, क्रॉस चेक होता है, सभी प्रकार के ये चेक हैं, ठीक है। तो ये सभी प्रकार के चेकों का क्या है। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। नाबार्ड का अध्यक्ष है, ठीक है। तो यहाँ पर नाम देना चाहिए, लेकिन जो है यहाँ पर दे दिया है, यहाँ पर द चेयरपर्सन ऑफ नाबार्ड इज, तो यहाँ पे नाम देना चाहिए, ठीक है। तो नाम यहाँ दिया नहीं है, इसलिए जो है यानी कि ये पूछा गया है कि इसको कौन यानी कि अपॉइंट करता है, ठीक है, कौन जो है अध्यक्ष को चुनता है। तो रिजर्व बैंक का जो गवर्नर होता है वो क्या करता है, नाबार्ड का जो भी अध्यक्ष होता है उसको जो है अपॉइंट करता है, ठीक है, उसका रिकमेंडेशन होता है। अब नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करती है किसके लिए, अल्प शॉर्ट रन, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, तीनों तरह के ये क्या करती है, यानी कि ये ऋण प्रोवाइड कराती है, ठीक है। रीफाइनेंस यानी कि ये पुनर्वित्त प्रोवाइड कराती है। नाबार्ड का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, नेशनल, ये NA से होगा नेशनल बैंक, B से होगा बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये यानी कि कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, RTGS का क्या अर्थ है। RTGS यानी कि बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। RTGS, ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसका आंसर ये होगा। फिर आप देखिए ये भी एक अच्छा प्रश्न पूछा गया है, NEFT, ठीक है, निफ्ट, NEFT, ठीक है, निफ्ट क्या है, तो ये क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है, ठीक है। निफ्ट के थ्रू जो है फंड ट्रांसफ़र होता है, तो इसका आंसर C होगा। अब KYC का मतलब क्या है, तो सभी लोग जानते हैं KYC क्या है, नो योर कस्टमर, यानी अपने ग्राहक को जानिए, ठीक है, इसका आंसर ये होगा। अब ये एक अच्छा प्रश्न है, क्या है, CBS स्टैंड फॉर, CBS क्या है, तो CBS क्या है, ये कोर बैंकिंग समाधान, ठीक है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है ये, ठीक है, कोड नहीं होगा, ठीक है, कॉमन भी नहीं होगा, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है, ठीक है। आगे आप देखिए अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, बैंक ऋण उपलब्ध कराता है, किसके लिए बैंक ऋण देता है, तो आपने देखा होगा बैंक होम लोन्स भी देता है, कार लोन्स भी देता है, एजुकेशनल लोन्स भी देता है, इसका ऑल ऑफ दिस यानी कि सभी होगा, D आंसर। अब ये एक अच्छा प्रश्न जो है पूछा गया है, कौन सा हम लोग प्रश्न, हाँ ये एक अच्छा प्रश्न है, ठीक है, बट ये प्रश्न जो दिया गया है इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत है, ठीक है। अब आप कहेंगे क्यों गलत हैं, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है, ये जो है वाकर की डेफिनेशन है, ठीक है, WAKER, ठीक है, WLKER वाकर है, ये प्रोफेसर हैं, ठीक है। ये AF वाकर जो है, जो AF वाकर है प्रोफेसर जो है, इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। अब
यानी कि पैसा हुआ है जो पैसे का क्या कार्य करता है, तो पैसे के क्या कार्य हैं आपने देखा होगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, ठीक है, ये मुद्रा के प्राइमरी वर्क हैं। मुद्रा के प्राथमिक कार्य क्या है, मूल्य का मापन करना, विनिमय का माध्यम, उसके बाद स्टोरेज करना, और उसके बाद क्या है फ्यूचर यानी जो पेमेंट्स हैं उनको जो है यानी कि क्या करना है, भुगतान करना है। फिर उसके बाद जो है इसके आकस्मिक कार्य हैं, ठीक है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है मुद्रा के प्राथमिक कार्य क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है, जैसा कि कई बार आता है। तो अब इसमें मार्शल भी नहीं होगा, क्राउथर भी नहीं होगा, केंट भी नहीं होगा, और जो दिया है हार्टले ब्रदर्स जो है ये भी नहीं होगा। बट इस प्रश्न के हिसाब से जो आंसर दिया है, जैसे इसका जो रियल आंसर है वो इसमें नहीं है, ठीक है। हमने आपको बताया ये वॉकर का स्टेटमेंट से, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो मैं जानता हूँ, क्योंकि ये मुद्रा का जो डेफिनेशन है और मुद्रा का जो चैप्टर है और मुद्रा के परिमाण जो सिद्धांत है उन सब में जो है वॉकर की ये डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन दिया है वो तो नहीं होगा, बट जो लोग लगाएंगे तो उसका डी आंसर जो है लगा सकते हैं, हार्टले ब्रदर्स को जो है आप लगा सकते हैं, ठीक है। बट ये है नहीं, हार्टले ब्रदर्स आप यूज कर सकते हैं। इसके ऑप्शन के हिसाब से जो लोग यूनिवर्सिटी वाले जो मानेंगे वो यही मानेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का प्राइमरी वर्क है, देखिए जैसा हमने ऊपर बताया है, नीचे प्रश्न भी आया है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, विनिमय का माध्यम, ठीक है। और दूसरा क्या है, मूल्य का मापन, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, यहाँ ट्रांसफर नहीं है, आय का वितरण नहीं है, मूल्य का हिस्सा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फिर पूछ लिया गया मुद्रा का आकस्मिक कार्य क्या है, आकस्मिक कार्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ दिया है मुद्रा का आकस्मिक कार्य नहीं है, ठीक है। तो मुद्रा के आकस्मिक कार्यों में मतलब है सेकेंडरी वर्क नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन करना, ठीक है, ये उसका काम है, ठीक है। साख का आधार, ठीक है, बेसिस ऑफ क्रेडिट ये भी है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये गारंटीर ऑफ सॉल्वेंसी ये भी हो सकता है, क्योंकि यह मुद्रा का आकस्मिक कार्य है, क्योंकि अगर किसी को मान लो ऋण लेना है तो वो जो है गारंटी देता है, ठीक है, सेलेवनरी सॉल्वेंसी, हाँ ठीक है। तो वो उसका जो है गारंटर होता है, तो वो भी इसका कार्य है, लेकिन आय का वितरण जो है इसका कार्य नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर डी होगा। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है मुद्रा का कार्य, आकस्मिक कार्य नहीं है। आपातकालीन मुद्रा किसे कहा जाता है, ठीक है। तो आपातकालीन मुद्रा जो भी जिसे यूज कर रहे हैं, क्योंकि मुद्रा ही ऐसी वस्तु है जिसमें यानी लिक्विडिटी सबसे अधिक मात्रा में होती है, ठीक है। तो ये जो आकस्मिक मुद्रा है यानी कन्वर्टेबल होती है, और ये पेपर मनी के रूप में होती है, ठीक है। तो ये कागजी मुद्रा है, मुद्रा में ही सबसे अधिक जो है क्या होता है, लिक्विडिटी होती है, यानी वो किसी भी चीज़ में कन्वर्ट हो सकती है। तो परिवर्तनीय कागजी मुद्रा जो है इसको हम लोग आपातकालीन मुद्रा भी जानेंगे, ठीक है। भारतीय रुपया है, ठीक है। जैसा कि हमने आपको हिस्ट्री ऑफ मनी में हमारे जो प्रीवियस लेक्चर पढ़े हुए हैं उसमें आप देख सकते हैं, हमने आपको बताया है मुद्रा, मुद्रा का कार्य, मुद्रा के टाइप्स, ठीक है, सारी चीज़ें उसमें बताया है। आप वहाँ जा कर के वीडियो पूरा देख सकते हैं बैंकिंग के बारे में, बैंकिंग फंक्शन के बारे में। भारतीय रुपया क्या है, भारतीय रुपया है टोकन मनी है, ठीक है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले प्रतीक मुद्रा टोकन मनी को स्टार्ट किया था। अब टोकन मनी होती क्या है, तो इसका क्या होता है, जो सिंबॉलिक मूल्य होता है यानी जो अंकित मूल्य होता है, ठीक है, अंकित मूल्य वह अधिक होता है, और जो धात्विक मूल्य होता है, मेटेलिक जो धातु का मूल्य होता है वो कम होता है, ठीक है। तो ऐसी मुद्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, टोकन मनी बोलते हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक MBT, ठीक है, इतिहास में आप देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको जो है सबसे पहले जारी किया था। और स्टैंडर्ड मनी क्या होती है, स्टैंडर्ड मनी वह होती है, यानी कि ये इसका आंसर ये होगा, हम ये बता रहे हैं मानक मुद्रा। स्टैंडर्ड मनी वह होती है जिसका मेटेलिक मूल्य और जो अंकित मूल्य है दोनों क्या होता है, बराबर होता है, उसको हम लोग स्टैंडर्ड मनी मानते हैं। और वस्तु विनिमय प्रणाली में गाय को जो है विनिमय का माध्यम माना गया था, और गाय को जो है यानी कि ऋग्वैदिक काल में आप देखेंगे मानक मुद्रा के रूप में जाना जाता है। गाय की चर्चा जो है ऋग्वेद में 176 बार होती है, और गाय को हत्या न करने वाला प्राणी बताया गया है।
मुद्रा के निकट कौन सा है, ठीक है। तो मुद्रा का यानी इसमें दिया गया है नियर मनी कौन सा है, वन इज द नियर मनी, ठीक है। तो नियर मनी आपका कौन सा है, मेटेलिक मनी, ये तो मुद्रा है, ये रुपीस भी मुद्रा है। बॉन्ड जो है, बॉन्ड आपका क्या है, नियर मनी है, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी की मात्रा कम हो, ठीक है। जैसे बॉन्ड है, शेयर है, डिवेंचर है, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, हुंडी है, दीज आर जो है क्या है, ये नियर मनी है, ठीक है। ये सब क्या है, निकट मनी है, क्योंकि इसमें जो लिक्विडिटी की मात्रा है वो जो है कम होती है। अब देखिए ये फिर अच्छा प्रश्न पूछा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है, 1935 में हुई है, एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को। आगे देखिए अच्छा प्रश्न जो पूछा गया है, मुद्रा में शामिल है, क्या क्या शामिल है। तो देखिए मुद्रा में हम लोग मुद्रा के अंतर्गत यानी कि पेपर मनी और कॉइन्स दोनों जो है सम्मिलित करते हैं, ठीक है, क्योंकि मुद्रा में जो है कागजी मुद्रा और जो है जो धात्विक मुद्रा है वो दोनों होते हैं, मेटेलिक मनी और पेपर मनी दोनों हम लोग जो है यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पूछा गया है यमन माप में क्या शामिल है, तो हमने आपको इसके पहले ही बताया यमन में क्या क्या सम्मिलित होता है, सी प्लस डी डी प्लस ओ डी, सी मतलब करेंसी, डी डी मतलब डिमांड डिपॉजिट, ओ डी मतलब अदर डिपॉजिट, ठीक है। तो जो RBI के पास जो है, RBI का पास जो जमा है वो जो है अदर डिपॉजिट होता है, जो RBI जो है IMF के पास जमा करके रखती है अकाउंट नंबर 2 में, ठीक है। तो यमन नैरो मनी है, और हमने आपको बताया है M2 क्या है, M2 में यमन के साथ जब हम जो है SD ऐड कर देते हैं तो M2 हो जाता है। और M3 क्या है, ठीक है, M3 जो है ब्रॉड मनी है, तो M3 के अंतर्गत हम लोग M1 के साथ जब TD ऐड कर देते हैं टाइम डिपॉजिट, तो ये ब्रॉड मनी हो जाता है, ठीक है। मुद्रा के मूल्य से तात्पर्य है, ठीक है, मुद्रा के मूल्य से क्या तात्पर्य है, तो आप देखिए मुद्रा के मूल्य का मतलब है कि मुद्रा का सामान्य क्रय शक्ति, ठीक है, परचेजिंग पावर। जैसे ही आप जानते हैं इन्फ्लेशन में मुद्रा का मूल्य क्या होता है, कम होता है, और जो यानी कि मुद्रा की खरीदने की क्षमता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो आप जैसे आपने नाम सुना होगा स्फीति का, इन्फ्लेशन क्या है, जब वस्तुओं की प्राइस, ठीक है, प्राइस लेवल लगातार इंक्रीज होता है, ठीक है। तो किसी भी वस्तु का जब कीमत लगातार बढ़ता है तो उसकी परचेजिंग पावर क्या होने लगती है, परचेजिंग पावर कम होने लगती है, और सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है, बढ़ने लगती है। क्योंकि यानी जो कीमत होती है वो मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया मान होता है, क्योंकि जो प्राइस है वो क्या है, वो मुद्रा ही है, मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया वो एक मान है जिसको हम लोग प्राइस बोलते हैं, ठीक है। और प्राइस क्या है, वॉलंटरी पेमेंट है, ठीक है, कीमत क्या है, वॉलंटरी पेमेंट है, जब हम किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके बदले में हम लोग क्या करते हैं, कीमत देते हैं। केंद्रीय बैंक एक है, ठीक है, केंद्रीय बैंक एक है, क्या है, बैंकों का बैंक, ठीक है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है, केंद्रीय बैंक का जब प्रश्न आया था RBI का, तो केंद्रीय बैंक को हम लोग बैंकों का बैंक कहते हैं, ठीक है। यह जो है नोट निर्गमन करने वाली संस्था है, ठीक है, तो इसको नोट निर्गमन करने वाला बैंक भी कहते हैं, क्योंकि केंद्रीय बैंक जो है नोट निर्गमन न्यूनतम आरक्षित कोष पद्धति के आधार पर करती है, ठीक है। और केंद्रीय बैंक जो है सरकार का बैंक है, इसको यानी कि सरकार का बैंकर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, बैंकों का बैंक है। अब आप देखिए वित्त का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंसिस, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंसिस क्या है, लाभ को अधिकतम करने के लिए वित्त का पर्पज होता है, संपत्ति को अधिकतम करने के लिए ये भी है, उपर्युक्त दोनों, यानी डी इसका आंसर सही होगा। अब देखिए एक अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वित्त का एक प्रकार है, ठीक है। तो वित्त का एक प्रकार है तो बिजनेस फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, ये सभी है, क्योंकि संस्थागत वित्त उपलब्ध कराए जाते हैं और सार्वजनिक वित्त उपलब्ध कराए जाते हैं, और कॉमर्शियल बिजनेस फाइनेंस भी जो है यानी बिजनेस फाइनेंस भी वित्त उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रकार है, इसके टाइप्स हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, विशिष्ट वित्तीय संस्थान है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे सिडबी, ठीक है, TFCI, SFC, ठीक है, LIC भी है, ठीक है। तो सिडबी
ये क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इससे बड़ा क्या है, IDBI, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर ये जो है बड़े जो यानी उद्योग होते हैं उनको ऋण उपलब्ध कराता है। SIDBI क्या होता है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं उनको ऋण उपलब्ध कराता है, ठीक है। तो एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक, ये भी ऋण उपलब्ध कराता है, ये भी विशिष्ट संस्था है। नाबार्ड भी विशिष्ट संस्था है। और ये स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो है SFC, ये भी जो है, तो इसका मतलब ये तीनों जो है, इसका आंसर C सही होगा। ये सब जो है विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं हैं, वित्तीय प्रणाली के घटक हैं, ठीक है। कौन कौन से कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम है, तो वित्तीय संस्थाएं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये है, फाइनेंशियल मार्केट ये भी है, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ये भी है। तो ये सब है, इसका आंसर D होगा, ठीक है। अब आगे आप देखिए, अच्छा प्रश्न है, पूछा गया है वित्तीय संस्थान का नियामक कौन है, ठीक है। तो जो यानी कि रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का है वो वित्तीय संस्थाओं का नियामक, ठीक है। तो वित्तीय संस्थाओं का जो नियामक है वो, अगर हम बात करें जो है वित्तीय संस्थाओं के नियामक की, तो इसमें जो जैसे सेबी है, ठीक है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो भी वित्तीय संस्थाएं हैं यानी कि ये वित्त उपलब्ध कराती हैं, तो इनके लिए जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो है इसका क्या है, नियामक संस्था है, ठीक है। लेकिन अगर बैंकों के रूप में देखा जाए तो RBI जो है, जो व्यापारिक बैंक हैं, जो भी यानी अनुसूचित बैंक हैं, ठीक है, उन सब के लिए जो RBI है वो एक क्या है, नियामक संस्था के रूप में जानी जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, द रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये नियामक के रूप में RBI भी है, सेबी भी है, और कॉमर्शियल बैंक ये भी है। तो इसका आंसर D होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, D होगा, क्योंकि व्यापारिक बैंक और डेवलपमेंट बैंक, जो भी बैंक हैं शेड्यूल और नॉन शेड्यूल, उन पर जो है नियामक के रूप में कौन कार्य करेगा, RBI। जो कैपिटल मार्केट है यानी ये मनी मार्केट पर ये रेगुलेट करेगा, कैपिटल मार्केट पर सेबी रेगुलेट करेगा। और तो इस तरीके से ये दो इसके ऑप्शन हैं, तो इसका मतलब है ये भी इसका ऑप्शन होगा, और प्रयुक्त में से D सही होगा, ठीक है। अब ये देखना है कि अगर मान लो कैपिटल मार्केट पर ऐसा पूछा जाए, वित्तीय बाजार पर कौन यानी रेगुलेट करता है, तो इसका आंसर आपका B होगा, ठीक है, सेबी, ठीक है। वित्तीय बाजार का मतलब है कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करेगा, यानी कौन रेगुलेटरी बॉडी होगी, तो सेबी होगी, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन मनी मार्केट के लिए कौन सा होगा, RBI होगा, ठीक। तो अब यहाँ ये बात तो क्लियर नहीं कि RBI है यानी कि मनी मार्केट है या कैपिटल मार्केट है, यहाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात किया गया, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर यानी वो लोग D दे सकते हैं, और अगर D नहीं दिया तो इसका आंसर जो है ये जो है सेबी भी हो सकता है और RBI भी हो सकता है। अब ये अगर वित्तीय है तो सुटेबल आंसर जो है इसका सेबी होगा। वित्त के आपूर्ति पक्ष में शामिल है, ठीक है। तो यानी सप्लाई साइड ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूड्स, तो सभी होते हैं, परिवार है, बैंक है, बीमा कंपनी है, उपर्युक्त सभी है, ठीक है। अब आगे आप देखिए, एक अच्छा प्रश्न दिया हुआ है, वाणिज्य पत्र का साधन है, कॉमर्शियल पेपर इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ, ठीक है। तो कॉमर्शियल पेपर इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ, ये क्या है, ये कॉमर्शियल पेपर मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, और ये उपज, ये क्या है, विपणी, प्रोडक्ट एक्सचेंज, ठीक है। तो जो कॉमर्शियल पेपर का साधन है, तो कॉमर्शियल पेपर का जो साधन है, कॉमर्शियल पेपर जो है, जो यानी यूज किया जाता है, वो जो है मनी मार्केट, और यानी कि आपका जो है जो कैपिटल मार्केट, प्रोडक्ट एक्सचेंज, नन ऑफ द एबव, ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपका यानी कि ये कॉमर्शियल पेपर है, ये मनी मार्केट सही होगा, ठीक है।
क्योंकि मनी मार्केट में जितनी भी बैंकें हैं वो सब यानी क्या करती हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, डिवेंचर है, या क्या बोलते हैं आपके हुंडी है, वो सब क्या करते हैं यानी यूज करते हैं कॉमर्शियल पेपर को, ठीक है। फिर पूंजी बाजार का साधन कौन सा है, तो पूंजी बाजार का साधन जो है ये डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स हैं, कॉमर्शियल बिल हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं, बॉन्ड है। तो ये पूंजी बाजार पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ कैपिटल मार्केट पूछा गया, तो कैपिटल मार्केट्स में ये यूज होगा, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स हैं वो सब जो है शेयर हैं, बॉन्ड्स हैं, डिवेंचर्स हैं, वो जो है इसके साधन है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल बॉन्ड अकेला दिख रहा है, तो ये कॉमर्शियल बिल है, सर्टिफिकेट है, बिल है, तो ये सारे जो है इसमें बॉन्ड है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए अच्छा प्रश्न दिया है, NRRBS इज ठीक है। RRBs का मतलब क्या है, जो रीजनल रूरल्स जो बैंक हैं, ठीक है, ये रीजनल रूरल्स बैंक जो है क्या है, तो जो भी ये डेवलपमेंट्रीज बैंक हैं वो जो है शेड्यूल बैंक है, ठीक है। तो जैसे क्या बोलते हैं, जो RBI है, RBI की जो अनुसूची 2 है, अनुसूची 2 में जो बैंक लिस्टेड होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, शेड्यूल बैंक बोलते हैं, ठीक है। भारत में भूमि विकास बैंक की शुरुआत कहाँ से हुई, ये अच्छा प्रश्न है। देखिए पहली बात तो इस प्रश्न में शुरुआत कहाँ से हुई, तो शुरुआत तो हुई थी पंजाब से, ठीक है, ये दिया हुआ है झेंग इन पंजाब 1920 से, बट ये रेगुलर मोड में और व्यवस्थित तरीके से जो स्टार्ट हुआ था वो चेन्नई में 1929 में हुआ था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। अगर इसमें दोनों ऑप्शन होता चेन्नई पंजाब तो आप पंजाब लगाते हैं। यदि बॉन्ड की कीमत अधिक है तो ब्याज की दर क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। अगर बॉन्ड का प्राइस बढ़ रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा। आगे देखिए, मुद्रा बाजार में सौदे होते हैं, मुद्रा बाजार में जो सौदे होते हैं, मनी मार्केट है यहाँ पर दिया गया है, तो मुद्रा मार्केट में जो सौदे होते हैं मनी मार्केट में, तो वो किस तरीके के सौदे होते हैं, इसमें जो है दिया हुआ है, यानी अल्पकालीन जो है शॉर्ट टर्म जो फंड होते हैं वो जो है इसमें सौदे होते हैं, ठीक है, मनी मार्केट में। लॉन्ग टर्म में नहीं होते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो है जो कैपिटल मार्केट होता है उसमें जो है लॉन्ग टर्म में भी ये सौदे होते हैं, ठीक है। अभी अच्छा प्रश्न पूछा है, कॉमर्शियल पेपर की अधिकतम अवधि कितनी होती है, तो जो कॉमर्शियल पेपर हैं, वाणिज्यिक जो पत्र हैं, उनकी अवधि 12 महीने होती है, यानी 1 वर्ष होती है, ठीक है। 1 वर्ष ये मैक्सिमम जो है मैच्योरिटी पीरियड है, बट अगर मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड पूछा जाता तो 7 डेज जो है, यानी क्या है, मिनिमम जो है मिनिमम 7 डेज है और मैक्सिमम जो है कितना है, 1 वर्ष या 12 महीने है, ठीक है। 1969 में कितने वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, तो इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, आप देखिए 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है किया गया था, ठीक है, जुलाई 1969 को। अब यहाँ अच्छा प्रश्न पूछा है, व्यवसायिक व्यक्ति द्वारा कौन सा खाता खोला जाता है, तो आप सभी लोग जानते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं वो कौन सा अकाउंट ओपन कराते हैं, वो करंट अकाउंट जो है ओपन कराते हैं, क्योंकि उनको पैसे की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो जो करंट अकाउंट होता है उस पर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बट आप जितने टाइम्स चाहें डिपॉजिट कर सकते हैं, जितने टाइम चाहें यानी कि विड्रॉ कर सकते हैं, बट एक लिमिट है, उससे अधिक बार आप डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं तो आपको एक बैंक को ट्रांजैक्शन चार्ज देना होता है, बट आपको जो है यानी बैंक मना नहीं करेगा पैसे जमा और निकालने से। फिर इनमें से कौन सा ऋण अग्रिम देने की प्रणाली है, ठीक है, तो कौन सा ऋण अग्रिम देने की प्रणाली है, ओवरड्राफ्ट आप कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा नरेगा में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है जनधन जो योजना थी उसमें 5,000 रुपये जब शुरुआत में आया था तो जीरो यानी बैलेंस पर जो है देश के लोगों का खाता खोला गया था। उसमें कहा गया था कि जो भी व्यक्ति यानी जनधन योजना के अंतर्गत अपना अकाउंट ओपन कराना चाहता है तो वो जीरो
यानी बैलेंस पर अपना अकाउंट ओपन करा सकता है। और अगर जिन्होंने खाता पहले से खुलवा लिया है तो वो अपने अकाउंट में जनधन योजना को जो है क्या कर सकते हैं, ऐड करा सकते हैं, और उस पर जो है उनको एक्सीडेंटल बीमा और यानी कि लाइफ इंश्योरेंस बीमा दोनों उपलब्ध था। ठीक है, तो वो जनधन योजना के अंतर्गत भारत ने यानी कि 1.5 करोड़ खाता खोल करके वर्ल्ड गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया था। तो उसमें ओवर ड्राफ्टिंग थी, 5,000 रुपये का आदि विकल्प सुविधा थी। तो कैश क्रेडिट ये भी है, क्योंकि ये आपको क्रेडिट जो है मिल जाती है, जब चाहें आप जो है यानी पैसा ले सकते हैं, ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। ऋण और अग्रिम ये दोनों हो सकता है, लोन्स एंड एडवांस दोनों हो सकता है। तो यानी उपर्युक्त में से सभी इसका आंसर होगा। अब इसका अगला प्रश्न आप देखिए, अगला बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है, वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। ठीक है, अब ये जब पेपर बनाया गया था ये उसके हिसाब से है, क्योंकि अभी वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो चेंज हो चुके हैं आरबीआई के। तो इस हिसाब से जो प्रश्न पूछा है उसके हिसाब से जो है शक्तिकांत दास जो है क्या है, यानी कि ये वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। ठीक है, सिडबी क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जैसा कि उसमें लिखा ही है डेवलपमेंट बैंक है, तो ये डेवलपमेंट बैंक है सिडबी। ठीक है, SIDBI हम पहले ही आपको बता चुके हैं, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, लेकिन ये किसके लिए है, लघु यानी जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं उनके लिए ऋण उपलब्ध कराने वाली क्या है, ये एक बैंक है। ठीक है, कैसी बैंक है, डेवलपमेंट बैंक है। तो ये इतने सारे प्रश्न थे, अच्छे प्रश्न थे जो पूछे गए हैं, और ये कह सकते हैं कि पेपर बहुत टफ नहीं था, पेपर बहुत इजी था जो आपका 5th सेमेस्टर का कॉमर्स का जो ये पेपर है। और इस तरीके के सभी प्रश्नों को मेरे पुराने जो वीडियो पड़े हुए हैं उन पर आप जा कर के पूरा डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। बैंक क्या है, ठीक है, मुद्रा क्या है, मुद्रा के कार्य क्या हैं, ठीक है, उनकी थ्योरियाँ क्या हैं, जैसे LPC मॉडल, लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो थ्योरीज है, कीन्स का मुद्रा से रिलेटेड है, ब्याज से है। ठीक है, ISLM मॉडल। तो इस तरीके के जो प्रश्न हैं वो जो बनते हैं वो आपको वहाँ पर सारे के सारे मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।